बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रजिस्ट्री और इंतकाल, इसमें फ़र्क क्या है, कौन सा बेहतर है, इस पे काफ़ी डिटेल से बात भी हुई है, फिर भी रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आप समझ लें कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ज़रई रकबे हैं, उनकी तो पॉसिबिलिटी है कि आप अगर इंतकाल करवाना चाहें, यानी आप रजिस्ट्री नहीं करवाते, इंतकाल डायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं और डायरेक्ट इंतकाल भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप अर्बन प्रॉपर्टी की बात करें, जो शहरी रकबा है, तो इसकी सिर्फ रजिस्ट्री होगी, यानी बैनामा तैयार होगा, उसको रजिस्टर आप करवाएंगे। डायरेक्ट इंतकाल करने की वो ऑप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके बाद इंतकाल ज़रूर दर्ज होता है, लेकिन वो रजिस्ट्री के बाद होता है। जबकि जो दूसरी, जो ज़रई लैंड है, उसमें आप सिर्फ इंतकाल करवा सकते हैं, रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक और बात भी क्लियर करूं कि चाहे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं या आप इंतकाल करवा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपका खर्चा सेम है। जो टैक्सेस हैं वो आपको पड़ने हैं, चाहे आप डायरेक्ट इंतकाल करवाएं या आप रजिस्ट्री करवाएं। टैक्सेस में अलबत्ता फ़र्क होता है। जो देहाती एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके टैक्सेस और हैं, जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टैक्सेस और हैं। इसी तरह रेट लिस्ट में भी फ़र्क होता है। जो रिहायशी यानी जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं, शहरी, उनकी कीमतें काफ़ी आई हैं। जो डीसी रेट है उसको अगर आप सामने रखें, जबकि ज़रई रकबे, उनके ये रेट्स कम हैं। फर्दर ये भाई का एक बेसिकली क्वेश्चन ही था, तो उसमें उन्होंने साथ में ये भी पूछा कि मुझे रजिस्ट्री या ये ट्रांसफ़र वो किस तरीके से करनी चाहिए, यानी बाप से प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है तो वो किस तरीके से ली जाए। यानी उनका बेसिक क्वेश्चन ये था, हिबा होना चाहिए या सेल होनी चाहिए, बैनामा होना चाहिए। तो इसमें भी डिपेंड करता है। अगर वालिद साहब आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप गिफ्ट का ही करेंगे, और अगर वो आपको फ़रोख्त कर रहे हैं, बदले में कीमत ले रहे हैं, कीमत जो भी लें, कम ज़्यादा, लेकिन अगर कीमत ले रहे हैं तो फिर आप इसको बैनामा ही तैयार कराएंगे और उसी को रजिस्टर करवाएंगे। इसमें टैक्सेस की जहाँ तक बात है, तो जब आप हिबा पे जाते हैं तो उस पे टैक्सेस थोड़े से कम हैं बनिस्बत बैनामा के। फ़रोख्त करते वक्त टैक्सेस ज़्यादा हैं, हिबा करते वक्त टैक्सेस कम हैं। लेकिन उसमें भी फ़र्क है। हिबा अगर आप कर रहे हैं अपने जायज़ वारिस को, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, इस तरीके से किसी करीबी को, तो फिर तो टैक्सेस में थोड़ी सी छूट है। लेकिन अगर आप किसी गैर को कर रही हैं जो वारिस नहीं है, उसको आप हिबा कर रही हैं, तो फिर आपने मुकम्मल टैक्सेस पे करने हैं। वो टैक्सेस जो फ़रोख्त की सूरत में अदा करने पड़ते हैं, वही तमाम टैक्सेस आपको हिबा में भी अदा करने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ क्लियर करूँ कि जो मैं यहाँ बातें बयान कर रहा हूँ, ये पंजाब को फोकस करके मैं कर रहा हूँ। हर सूबे के अपने टैक्सेस होते हैं, कुछ वफाक के टैक्सेस हैं, वो तो हर जगह सेम है। लेकिन सूबाई हुकूमत के जो टैक्सेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। नए बजट के बाद अब इंक्रीज़ हुए हैं टैक्सेस। एग्जैक्ट कितने परसेंट अब टैक्सेस अप्लाई हो रही हैं वो इस वक्त मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ चुका है लेकिन अभी नज़र से गुजरा नहीं है प्रॉपर। अभी बस इधर उधर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो जब एग्जैक्ट आएगा तो उसको भी मैं कहीं डिस्कस करूँगा। बहरहाल जो इंक्रीज़ हुआ है वो एडवांस टैक्स में इजाफा किया गया है। जो पहले 2% था उसको बढ़ा के 5% किया गया है। इसी तरह स्टाम्प ड्यूटी जो पहले 1% थी, वो सुना है उसको 2% कर दिया गया है, लेकिन वो मुझे भी क्लियर नहीं है। अब ये अगेन पंजाब की बात है। KPK में जो मेरे इलम में है वो यही है कि वहाँ टैक्सेस थोड़े से कम हैं। इसी तरह गालबन सिंध में भी टैक्सेस कम हैं। ये वही इंफॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ सुनने वालों से मुझ तक पहुँचती है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है KPK या सिंध में तो कभी काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर AJ के वहाँ का एक किसी तरह डिस्कस हुआ केस, तो वहाँ मुझे ये इलम में आया कि वहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ अगर आप 50 लाख की ज़मीन ख़रीदने लगे हो, जिसे प्राइवेट लैंड कहा जाता है, तो उस पे 10 लाख के करीब आपके टैक्सेस और एक्सपेंस आपका आएगा। यानी 50 लाख की परचेजिंग पे 10 लाख यानी अराउंड 20% टैक्सेस आपको अदा करने पड़ते हैं, जो कि टू मच है। जबकि इधर पंजाब में ये पिछली हुकूमत जब थी इमरान खान की, तो उस वक्त टैक्सेस थे अर्बन प्रॉपर्टी पे कुल मिला के, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपने रिश्वत भी शामिल करनी है क्योंकि वो यहाँ ज़रूरी होती है,
اور باقی جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ ملا لیں تو آپ کا 5.5% تقریباً خرچہ آتا تھا، یعنی لاکھ کے اوپر 5,500۔ اب جو یہ مشکل فیصلوں والی حکومت آئی ہے، انہوں نے تھوڑا بڑھایا ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں گیا جو اے جے کے میں چل رہا ہے۔ اس میں ایک بہرحال ضرور ہے جو انہوں نے گین ٹیکس، یعنی میں نے اگر زمین پرچیز کی ہے اور میں اس کو فروخت کرنے جا رہا ہوں اسی سال، تو میرے اوپر جو 15% گین ٹیکس لگے گا، وہ ایک اکیلا ہی ٹیکس اس قدر ظالمانہ ہے کہ جو زمینوں کے ریٹس اور پلس اس کے جو ٹرانسفر پہ ایکسپینسز آتے ہیں اس کو کسی جگہ لے جائے گا۔ 15% یہ ڈسکس تو ہوا تھا بجٹ میں، آیا نوٹیفیکیشن میں 15 ہی اپلائی ہوا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی انہوں نے کی ہے، وہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال یہ ڈسکس ضرور ہوا تھا، بجٹ میں پیش کیا گیا، میرا خیال ہے اس کو شاید پاس بھی کر دیا گیا ہے۔ تو 15% اگر گین ٹیکس اور اسی طریقے سے ریمیننگ ٹیکسز جب آپ ایڈ کریں گے تو کسی جگہ یہ قیمتیں چلی جائیں گی۔